हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने जो बात की है, हम वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं और वर्ब के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहली वीडियो में जो दी, हमने आपको बताया कि वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कहलाती है मेन वर्ब। उनके बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने आपको बताया टेंसेस के बारे में कि टेंसेस जो हुआ करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के टेंसेस बन जाते हैं कितने, 12। और उन 12 टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो बातें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई। तो उनको जिन्होंने भी ना देखा हो, जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में भी आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये सब वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अगर आपको पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपको अगली वीडियोस समझ में नहीं आएंगी। और वर्ब का चैप्टर एक ऐसा है जो कि इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आगे की। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले में हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज का जो प्रयोग हुआ करता है वो क्या हुआ करता है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं क्या, इस बारे में हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। क्या बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हुआ करती है वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक टाइप हुआ करती हैं, लेकिन वे काम दोनों तरह से करती हैं। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब का तो काम करेंगी ही करेंगी, साथों साथ वे काम किया करती हैं मेन वर्ब का भी, यानी कि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। तो अब हम इस वीडियो में वही समझेंगे कि किस तरह से वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और किस तरह से वो मेन वर्ब का काम करती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती क्या हैं। तो ये डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड, ये हमारी टोटल कितनी होती हैं, तो टोटल हुआ करती हैं मात्र 11। तो ये 11 हुआ करती हैं जिनको हम कह देते हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब हमने देखा कि इनका हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल कैसे हो रहा था, वो हमने देखा कि इसमें टेंस में, जब हमने टेंस चार्ट बनवाया तो हमने आपको बताया कि डू और डज जो हुआ करती है वो किसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हुआ करती है। वैसे डिड का पास्ट के इंडेफिनिट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। उसी प्रकार हम अगर बात करें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अलग अलग तरह से इनका इस्तेमाल कैसे होगा, तो जरा ध्यान देंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो अगर हम डू, डज, डिड की बात कर रहे हैं तो माना कि कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ही डज इट, तो ही डज इट। अब ही डज इट में ये जो शब्द डज है वो काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का। क्यों, क्योंकि इस पूरे वाक्य में सिर्फ एक वर्ब है और वो है डज, और चूंकि डज मात्र एक वर्ब है तो वो काम कर रही होगी किसका, मेन वर्ब का काम कर रही होगी। अच्छा, वहीं पर ही की जगह पर अगर हम दे लगा दें तो दे के साथ डज नहीं आएगा, वो क्या आएगा, डू आएगा। अब यहां पर भी काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसी प्रकार अगर हम कह दें कि आई डिड इट, तो यहां पर डिड का प्रयोग कर लिया गया, यानी कि इन तीनों सेंटेंसेस में मात्र एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है। चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो डिड हो, तो वो तीनों ही काम कर रहे हैं किसका, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। यानी कि हमने आपको बताया था डू, डज और डिड के बारे में, तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर रहे हैं। डू, डज और डिड के बारे में बताया था कि टोटल 5 फॉर्म हुआ करती हैं। कौन कौन सी, तो वर्ब की फर्स्ट हो जाया करती है डू, सेकेंड हो जाया करती है डिड, थर्ड हो जाया करती है डन, फोर्थ हो जाया करती है डूइंग और फिफ्थ हो जाया करती है डज। ठीक है, तो ये टोटल 5 फॉर्म्स हुआ करती हैं। अब इन 5 फॉर्म्स का जिक्र हम जो करेंगे वो किसके हिसाब से हो सकता है, तो टेंस के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि भैया ये पहले जो दोनों टेंसेज हैं ये कौन से हैं, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट हैं। और ये बात हमें कैसे पता चली, जो टेंस चार्ट हमने आपको बताया था उसके थ्रू ये बात हमें आसानी से पता चल रही है, क्योंकि वर्ब की एस वाली फॉर्म आया करती है किसके साथ, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म आती है। वहीं पर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। और ये रूल किसका है, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का रूल है। वैसे ही अगर कोई पूछे ये सेंटेंस किसका है, तो भैया ये पास्ट के इंडेफिनिट का है। क्यों, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट हमारा चाहे कुछ भी हो, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये हमने 3 फॉर्म्स का जिक्र किया। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ब की आईएनजी किसमें आ जाएगी, तो हम जानते हैं कि जब जब वाक्य कॉन्टिन्यूअस का होगा तब वहां पर वर्ब की आईएनजी आ जाएगी। उसी प्रकार वर्ब की एस हम लगा ही चुके हैं। डन कहां पर आएगा, तो जब भी वाक्य परफेक्ट का होगा तो वहां पर डन का प्रयोग कर लिया जाएगा हैज, हैव या हैड के साथ। और उसके अलावा अगर हम
हम वाक्य को पैसिव बना रहे हैं तो वहां पर भी डन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हर जगह पर कहां पर मेन वर्ब किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है, इस बारे में हमने जिक्र किया कि भैया प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो डू और डज में से कोई सा भी आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है। तो ये बात हो रही है किसकी, मेन वर्ब की। पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो वहां पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया करते हैं। पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट या पैसिव होगा तो वहां पर हमेशा डन यानी कि वर्ब की थर्ड लगाएंगे। और अगर बात हो रही होगी कंटीन्यूअस टेंस की तो वहां पर हमेशा वर्ब की आईएनजी लगाया करते हैं। तो ये पांचों फॉर्म अगर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो इस तरह से काम करेंगी। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगी तो कैसे काम करेंगी, तो देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमने पहले ही आपको बताया कि डू, डज और डिड जो हुआ करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की हुआ करती हैं, तो डू और डज हुआ करती हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की और डिड हुआ करती है पास्ट के इंडेफिनिट की। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं, वहां पर तो काम करेंगी ही, लेकिन उसके अलावा और कहां काम करेंगी। जैसे माना कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि आई डू नॉट गो देयर, तो आई डू नॉट गो देयर, यहाँ पर डू जो शब्द है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना कि मेन वर्ब का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का काम गो कर रहा है और ये काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। वैसे ही अगर यहाँ पर आई की जगह ही होता तो ही के साथ आ जाता क्या, डज नॉट गो देयर। तो यहाँ पर यानी कि दोनों सेंटेंस किसके हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हैं और ये दोनों जगह पर काम कर रही है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आ जाए ही डिड नॉट गो देयर, तो अब की बार क्या हो गया, तो अब की बार भैया डिड काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। यानी कि डू, डिड और डज तीनों ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। कब कब, तो अगर बात हो रही होगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट की तब करेंगे, और अगर बात हो रही होगी पास्ट के इंडेफिनिट की तब भी करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का काम। तो यहाँ पर प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है डिड, जो कि काम कर रहा है किसके तौर पे, प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो इस तरह से तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या ये सेंटेंस में कहीं पर, जैसे मान लिया ये पहला वाला सेंटेंस था, ये नेगेटिव था, दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, यानी कि काम कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो डू, डज, डिड प्रयोग किए जाएंगे किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। लेकिन क्या ये पॉजिटिव में भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर सकते हैं, तो क्या डू, डज, डिड का प्रयोग पॉजिटिव में किया जा सकता है क्या, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, हाँ या ना। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू, डज, डिड का प्रयोग किया जा सकता है क्या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो आंसर मिलेगा हाँ किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, तो देखें जब भी कभी हमें बात को जोरदार बनाना हो, यानी कि बात को एम्फेटिक करना हो, एम्फेसाइज करना हो, तो वहां पर डू, डज, डिड का प्रयोग बात को एम्फेटिक करने के लिए हमेशा कर सकते हैं हम किसमें, सिंपल सेंटेंस में भी। जैसे माना कि हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया कि मैं जाता तो हूं, यानी कि यहां पर सेंटेंस हुआ क्या, मैं जाता तो हूं। अगर सेंटेंस आए मैं जाता हूं तब तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सेंटेंस बन जाएगा क्या, आई गो। अगर सेंटेंस आएगा मैं जाता तो हूं, तो मैं जाता तो हूं की जब बात करेंगे तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो वो सेंटेंस हमेशा बनेगा किस तरह से, तो उस सेंटेंस में आई भी आएगा, डू भी आएगा और गो भी आएगा। यानी कि जब जब हम बात को एम्फेटिक करेंगे, बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे या बात को एम्फेसाइज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आई डू गो आएगा, यानी कि यहां पर डू का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस में भी किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे हमने कह दिया कि यू डू स्पीक इंग्लिश, यानी कि यू डू स्पीक इंग्लिश, तो यानी कि बात पे जोर डाला जा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही होगी, यानी कि सीखनी ही पड़ेगी। तो वहां पर यू डू स्पीक इंग्लिश इस तरह से इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कि यहां पर भी बात को जोरदार तरीके से बताया जा रहा है, इसीलिए यहां पर डू का प्रयोग कर लिया गया। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में भी डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग किया जा सकता है। बात को एम्फेटिक करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए डू या डज या डिड का प्रयोग किया जा सकता है सिंपल सेंटेंस में भी। उसके अलावा भी कहीं किया जा सकता है क्या, तो हाँ और भी किया जा सकता है। कब, तो जब जब हम कहीं पर बात कर रहे हो रिक्वेस्ट की या फिर किसी को इनवाइट कर रहे हो, यानी कि जब जब कहीं पर बात हो रही हो रिक्वेस्ट की या फिर किसी को इनवाइट किया जा रहा हो, इनविटेशन दिया जा रहा हो, तो वहां पर भी डू का प्रयोग, वहां पर सिर्फ किसका प्रयोग, यहां पर तो हम तीनों का प्रयोग कर रहे थे, यानी डू, डिड और डू, डज और डिड तीनों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम सिर्फ प्रयोग करेंगे किसका, डू का प्रयोग करेंगे। कब, जब हम किसी से या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि रिक्वेस्ट कैसे, तो रिक्वेस्ट भी बहुत अच्छे से विनम्र निवेदन किया जा रहा हो, तो वहां पर भी डू का प्रयोग कर लिया जाता है। कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से कि जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस हम लिखा करते हैं तो वहां पर भी डू नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि लिख दिया गया डू टेक केयर
ऑफ हिम, डू टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि उसकी देखभाल करो। तो ये एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई, तो वहाँ पर डू टेक केयर ऑफ हिम आ गया। उसी प्रकार अगर मना करेगा तो भी डू का प्रयोग किया करते हैं, डू नॉट आ जाता है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, फिर वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाया करता है। तो आप कहेंगे नेगेटिव में तो हम कर ही रहे थे, तो हाँ नेगेटिव में हम कर ही रहे थे, लेकिन पॉजिटिव तरीके के सेंटेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कब? जब किसी से विनम्र निवेदन की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, या फिर किसी को कोई इन्वाइट करने की बात हो रही हो। जैसे यहाँ पर आ गया डू टेक केयर ऑफ हिम, वैसे आ गया डू हेल्प हिम या हर विद मनी। तो ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पर भी डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर डू और टेक केयर जो है वो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, वैसे ही डू और हेल्प अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट या इन्विटेशन के लिए भी डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जा सकता है। और ऊपर वाले वाक्य में जब हम किसी बात को जोरदार तरीके से कह रहे हो, तो वहाँ पर भी डू, डज, डिड तीनों का प्रयोग किया जा सकता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। जैसे यहाँ पर डू आया, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और गो जो है वो काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर स्पीक मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है डू। क्लियर? आई बात समझ में? अब यहीं पर अगर यू की जगह ही लगा देंगे तो डज लगा देंगे। आई बात समझ में? तो उसी तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं क्या? तो हाँ, एक और तरीके से किया जा सकता है। कब? जब हम अपनी बात को छोटे तरीके से कहें। छोटे तरीके से कैसे? जैसे भाई किसी ने पूछा कि क्या तुम अपनी माता पिता की देखभाल करते हो, तो हम मात्र इतना ही कहना है कि हाँ मैं करता हूँ। तो वहाँ पर जैसे किसी ने पूछा कि क्या तुम उससे प्यार करते हो, तो हाँ मैं करता हूँ, तो वहाँ पर डू का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में भी किया जा सकता है। वो सिंपल और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे मान लिया कि किसी ने पूछा, और पूछा गया क्या कि डू यू लव हर, तो डू यू लव हर। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, डू यू लव हर, यानी कि उसने क्वेश्चन हमसे पूछा, सिंपली उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू लव हर, क्या तुम उससे प्यार करते हो। तो हम मात्र अगर हम यस या नो में जब जवाब देंगे तो यस आई डू, यस आई डू, या फिर अगर नहीं तो नो आई डोंट। तो यस आई डू और नो आई डोंट, इस तरह से हम इस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें चीज़ों को शॉर्ट रखना हो, तब वहाँ पर डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके अलावा अगर हम चीज़ों को जोरदार तरीके से बताना चाह रहे हो, एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर डू डिड और डज तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। और उसी प्रकार अगर हम रिक्वेस्ट या इन्विटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर भी डू का प्रयोग किया जा सकता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इन तीनों जगहों पर डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब और हो सकता है। उसके अलावा अगर हम सेंटेंस में क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम डू का प्रयोग करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इन सभी जगहों पर डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जा सकता है। तो हमने आपको डिफरेंस बताया कि कैसे हम डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं और कैसे डू का प्रयोग एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं। मेन वर्ब जो 5 फॉर्म्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब में कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बातें हमने आपको डिस्कस की। अब देखिएगा आगे चलते हैं और अगली वर्ब्स का जिक्र करते हैं। कौन सी? तो यहाँ पर अगली वर्ब्स आई इज, आर, एम, वाज, वर, यानी कि हमारी जो बी वर्ब हुआ करती हैं, उनका हम कहां पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करना चाहें तो कैसे करेंगे, और मेन वर्ब के तौर पे करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, तो बी वर्ब की, यानी कि ये जो हमारी डू, इज, एम, आर, वाज, वर हुआ करती हैं, ये हुआ करती हैं क्या, बी वर्ब हुआ करती हैं। और बी वर्ब का प्रयोग जब भी हम एज अ मेन वर्ब करेंगे, पहले मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बी वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब करेंगे तो कब करेंगे, तो जब हमें या तो टाइम बताना हो, या हमें दिन बताना हो, या हमें मौसम का जिक्र करना हो, किसी की हाइट बतानी हो, किसी का वेट बताना हो, कोई सिचुएशन बतानी हो, कोई स्टेट ऑफ माइंड बताना हो, तो वो सब जगहों पर हम हमेशा प्रयोग कर लेते हैं किसका, इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया किसी का वेट बताना है, तो मान लिया कह दिया कि आई एम 70 किलोज, ठीक है, आई एम 70 किलोज, यानी कि मैं 70 किलो का हूं, तो वहां पे आई के साथ एम का प्रयोग कर लिया। यहां पर एम जो है वो एज अ मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आई एम 70 किलोज, यहां पर ये सेंटेंस में आई एम का प्रयोग हो गया। कब, जब वेट बता रहा है। ऐसे ही अगर बात बता दे कि आपकी एज बताने की, तो ही इज 17 या 6 ईयर ओल्ड, ही इज 6 ईयर ओल्ड, तो वहां पर भी 6 ईयर ओल्ड यानी कि उसकी एज बता रहा था, तो वहां पर भी ही के साथ इज का प्रयोग कर लिया, जो कि बी वर्ब हुआ करती है। उसी प्रकार हम अगर डेट बता दें तो हमने कह दिया इट इज 7th of March,
तो यहाँ पर डेट का जिक्र हो गया, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का तौर पे ना करके इसका प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम डेट ना बता करके हम डे बताएं तो इट इज मंडे टुडे। तो आज मंडे है तो वहाँ पर इट इज़ मंडे टुडे कर दिया, तो वहाँ पर भी इट के साथ इसका प्रयोग हो गया जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि और कोई वर्ब इस वाक्य में इस्तेमाल नहीं हुई है। उसी प्रकार अगर हम मौसम का जिक्र कर लें तो मौसम की बात करेगा तब भी आ जाएगा। कैसे? जैसे हमने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो वहाँ पर मौसम की बात हो गई, एटमॉस्फेयर की बात हो गई, तो वहाँ पर इसके साथ वर्ब कोई नहीं आ रही और इसीलिए इस जो है यहाँ पर वो काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सभी जगहों में इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। किसके तौर पे? मेन वर्ब के तौर पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा मेन वर्ब के तौर पर बी स्वयं भी आ जाया करता है। जब हम कोई जैसे हमने माना कि हमने सेंटेंस ले लिया बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव में बी पॉजिटिव खुद बी शब्द जो है यानी कि वर्ब बी जो है वो खुद भी प्रयोग कर ली गई, तो बी वर्ब का स्वयं भी प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे बी पॉजिटिव, बी काइंड टू हिम, तो इन सभी जगहों पर बी का प्रयोग कर लिया जाता है। बी कंसिस्टेंट, तो वहाँ सभी जगहों पर बी का प्रयोग स्वयं भी एज अ वर्ब कर लिया जाता है। उसके अलावा इसकी फॉर्म्स का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से कर लेंगे। यही बातें अगर प्रेजेंट में है तो इज आर एम आएगा, पास्ट में है तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति गुजर गया तो उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं कि भाई कितने साल का था, तो ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पर 70 ईयर लगा दिया, तो वहाँ पर वही डिफरेंस हो जाया करता है इज आर एम वाज वर्ब में। तो ये तो बात की हमने किसकी? मेन वर्ब की। अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये काम कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम आसानी से जानते हैं कि भैया इज आर एम के तौर पे अगर हेल्पिंग वर्ब का काम किया जा रहा है इज आर एम में, तो इसका प्रयोग हमेशा कब करेंगे? जब भी सिंगुलर की बात हो। उसी प्रकार वाज का प्रयोग भी कब करेंगे? जब सिंगुलर की बात हो। अगर प्रयोग हो रहा है वर का या आर का तो जब प्लूरल की बात हो तब करेंगे, और अगर बात हो रही है एम की तो उसका प्रयोग किया जाता है किसके साथ? आई के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा टेंसेज में कौन कौन से में आया करते हैं? तो हम जानते हैं कि इज, आर और एम जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं वो हुआ करती हैं किसकी? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की। और उसी प्रकार वाज और वर जो हुआ करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं किसकी? तो वो हुआ करती हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की। तो इज आर एम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की और वाज वर्ब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो इसके इस तरह से आ जाएगा। और इन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा करती है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का जिक्र किया जाता है, यानी कि हमेशा आईएनजी लगेगी इज आर एम के साथ भी और वाज वर्ब के साथ भी। लेकिन अगर हम इज आर एम और वाज वर्ब का प्रयोग और कहीं करना चाहते हैं तो हाँ, एक और जगह हो सकता है। कहाँ पर? तो जब भी कभी हम पैसिव बना रहे हो, वाक्य को पैसिव बनाया जा रहा हो, तो वहां पर भी इज आर एम और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे माना कि कहीं पर सेंटेंस आ गया कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें इज के साथ वर्ब की आईएनजी आ रही है, सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है। इज आर एम आ गया, इज आर एम में से कोई भी चीज आ जाए, वाज वर्ब आ जाए, वाज वर्ब भी आ सकता है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज आर एम का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है पास्ट के तौर पर। तो अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा कि क्रिकेट इज being played by him। तो देखिएगा पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है और दूसरा सेंटेंस जो है वो भी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, यानी कि पहले में भी इज आर एम का प्रयोग किया जा सकता है, दूसरे में भी इज आर एम का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पहला वाला सेंटेंस एक्टिव है और दूसरा वाला पैसिव है, यानी इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसिव के कॉन्टिन्यूअस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कहाँ पर हो सकता है? तो उसके अलावा हो सकता है कहाँ पर? तो देखिएगा दो और कंडीशन हुआ करती हैं जहां पर हम इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कब कब? तो देखिएगा जब भी कभी हमें जैसे बाध्यता दिखाने की बात हो, किसी भी चीज के लिए हमें फोर्स किया जा रहा हो, यानी कि कोई काम हमें करना ही पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए मस्ट हो जाती है, यानी कि कोई चीज़ ज़रूरी है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, तब वहाँ पर इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब भी कभी बी वर्ब के साथ कोई भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाए तो समझ जाएं कि वहाँ पर भी इज आर एम का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे हमसे कहा गया कि ही इज़ टू गो देयर,
ही इज टू गो देयर, यानी कि सेंटेंस में भी इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिया गया, लेकिन उससे पहले टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इज आर एम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इज आर एम का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार वाज वर्ब का भी हो जाता है, यानी कि अगर ये तो प्रेजेंट की बात हो गई तो इज आर एम आ गया, पास्ट की बात हो सकती है तो वाज वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा हो, यानी ये काम करना ही होगा, तो वहाँ पर इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग कर लिया करते हैं। और इसके अलावा यानी कि दो बातें तो हमने बता दी, पहले क्या, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसिव में भी हो सकता है इनके, और उसके अलावा बात करें जब भी हमें किसी काम के लिए बाध्य किया जा रहा हो तब भी हम इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब उनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और उसके अलावा एक और जगह पर इसका प्रयोग कर लिया होता है, कब, जब हम कोई काम करने वाले हो, यानी कि कोई काम होने वाला हो, अभी हुआ ना हो, होने वाला हो, तो वहां पर भी इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया कि ही इज अबाउट टू लीव, ही इज अबाउट टू लीव, यानी कि वह जाने ही वाला है, तो जाने ही वाला है वाले सेंटेंसेस के लिए भी वाज वर्ब के साथ अबाउट टू का प्रयोग करके यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से करेंगे, मेन वर्ब में किस तरह से करेंगे, तो वो सारी बातें हमने डिस्कस की। तो मेन वर्ब में कैसे करेंगे उसके लिए हमने बताया कि भैया जब भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हाइट बताए, लेंथ बताए, डिस्टेंस बताए, या बात करें मौसम की, चाहे बात करें दिन की, चाहे बात करें तारीख की, चाहे बात करें एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पर इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग कर लिया जाएगा एज अ मेन वर्ब। उसके अलावा बी वर्ब स्वयं भी काम करती है मेन वर्ब के तौर पर। और उसके अलावा बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे काम करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आया करते हैं। उसके अलावा उनके अगर पैसिव बनाएंगे तो उनमें भी आया करते हैं। वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में भी आया करते हैं, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। उसके अलावा अगर हम जिक्र करें तो हमने बताया जब भी हम किसी को बाध्य कर रहे हो तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई काम होने वाला हो तो वहां पर अबाउट टू के साथ इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा आप बात करते हैं आगे की, और अगला चीज क्या है, तो हैज, हैव और हैड, यानी कहां पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाएगा, जब हम सेंटेंस में उनको एज अ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करें या एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करें। तो देखते हैं जरा हैज, हैव, हैड का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हैज, हैव, हैड के लिए। तो देखें हमने ये बात बताई आपको अच्छे से कि भैया ये जो हैज़, हैव, हैड है ना, इनकी जो मेन फॉर्म है वो है हैव, उसकी सेकंड फॉर्म हुआ करती है हैड, और थर्ड भी हैड होती है। उसी प्रकार फोर्थ हो जाया करती है हैविंग, और फिफ्थ हो जाया करती है हैज़, यानी कि ये टोटल 5 फॉर्म हुआ करती हैं। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, आईएनजी और एस वाली फॉर्म। अब इनको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो अगर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तौर पर, मेन वर्ब के तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तब तो हम अच्छे से जानते हैं कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। तो भैया हमें पता है कि जब भी कभी प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात की जाएगी तो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आया करती है या एस वाली फॉर्म आया करती है। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस या पास्ट के कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे कभी भी तो हैविंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया करती है, मेन वर्ब के तौर पे बात हो रही है यहाँ पर। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होगी तो वही परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे हेड आएगा। उसी प्रकार अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात होती है तो वहाँ पर हेड का प्रयोग करते हैं। और इनका यूज जो होता है वो पोजीशन के लिए होता है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ पर अधिकार दिखा रहे हो, स्वामित्व दिखा रहे हो, रखने की बात हो कोई चीज़, तो वहाँ पर हैज, हैव, हैड, हैविंग और हैज का प्रयोग एज अ मेन वर्ब किया जा सकता है। जैसे हम कर सकते हैं कि आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वहां पर हैव का प्रयोग हो गया। वैसे ही के साथ होता तो हैज का प्रयोग हो जाता। ठीक है, तो हैज, हैव का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब, यानी कि यहाँ पर पूरे वाक्य में वर्ब तो एक ही आ रही है, कौन सी, हैव, और वो वहां पर काम कर रही है किसका, मेन वर्ब का काम कर रही है। उसी प्रकार अगर हम यूज करें तो जब हम डिनर लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए या फिर खाना लेने के लिए वहां पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे कि हैव लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, या हैव अ कप ऑफ टी या हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो वहां पर भी हैव का प्रयोग कर लिया जाता है। हैव का प्रयोग हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर खाने की बात हो रही हो, पीने की बात हो रही हो, कुछ करने की बात हो रही हो, तो वहां पर हैव का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा यानी कि ये तो बात हुई मेन वर्ब की तरह से किस तरह से प्रयोग करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तरह से, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हैज, हैव और हैड जो हुआ करती हैं उनमें से हैज, हैव जो हुआ करती हैं वो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है वो पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और उसके अलावा अगर हम बात करें हैज, हैव
के साथ बीन लगने की, तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है हैड बीन, यानी कि हैज हैव हैड का प्रयोग उन चारों हेल्पिंग वर्ब, उन चारों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। हाँ, उनके साथ अलग अलग वर्ब की फॉर्म आती हैं जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब भी हम बात करते हैं पैसिव बनाने की, तो पैसिव में भी हैज हैव हैड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बाध्यता दिखाने की बात होती है, तो बाध्यता दिखाने में भी हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग किया जा रहा था। जैसे कि तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, तो वहां पर यू हैव टू डू इट, तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, तो वहां पर यू हैव टू डू इट का प्रयोग कर लिया। तो यहां पर भी ये जो हम यूज कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं किसका, हैज, हैव, हैड, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है वाक्य पर। तो यहां पर जैसे हैव का प्रयोग कर लिया गया, तो कार्य करना ही होगा के लिए इस्तेमाल इसका कर लिया करते हैं। तो ये हमारी बात हुई किसकी, यानी कि किस तरह से हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर और किस तरह से हम मेन यानी कि मेन वर्ब या फिर कहें प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किनको, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को। तो हमने बताया उस सब चीज़ों के बारे में आपको। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में कुछ और अच्छे फैक्ट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।